हुँ। एक आपने कहावत तो सुनी होगी, 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। अब ये 4 दिन का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको बता दें कि हमास और इज़राइल युद्ध की वजह से, देखिए दुनिया में किसी भी देश में युद्ध हो, किसी भी देश के साथ युद्ध हो, लेकिन हर एक देश पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया के बाहर से इंडिया इंडिया की इकोनॉमी पर ही नहीं, देश के और बड़े-बड़े डेवलप्ड कंट्री पर काफ़ी असर पड़ा है। आप तो जानती होंगे 2 वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक जो अभी अम, अम, G20 में डिसाइड किया गया IMEC प्रोजेक्ट, और चाइना के द्वारा BRI। तो इसी से संबंधित हम आपको थोड़ा सा जानकारी देने वाले हैं। इज़राइल हमास बार से देखें तो पूरी दुनिया में हलचल है, सबके चेहरे पर शुक्र है क्योंकि नुकसान हो रहा है दिनों दिन। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो गाज़ा युद्ध की वजह से IMEC प्रोजेक्ट पर गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं, और ये खतरा अब से नहीं, G20 की मीटिंग से ही नज़र आने लगा है। क्योंकि हम पहले से जानते थे कि ऐसा हमास होने नहीं देगा कि इज़राइल किसी भी अच्छे विकासशील प्रोजेक्ट पर वर्क करें, क्योंकि पूरे क्षेत्र में संघर्ष एक यथार्थवादी और वास्तविक चिंता का विषय बन गया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हुए हमास के हमलों के बाद मध्य पूर्व समेत दुनिया के कई देशों में भूचाल आ चुका है। और ये भूचाल ऐसा नहीं है कि पृथ्वी हिली है, ये मतलब इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। हालांकि युद्ध के 7 हफ्ते बाद दोनों पक्ष आंशिक रूप से युद्ध विराम, और आप जानते हैं कि युद्ध केवल 4 दिन के लिए थमा हुआ है। इससे इजराइल हमास युद्ध फिलहाल तो थम गया है, लेकिन 4 दिन बाद फिर से युद्ध भड़कने की प्रबल संभावना है। तो ये कहावत तो हो गई ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्योंकि इजराइल पहले ही कह चुका है कि जब तक वह हमास का खात्मा नहीं कर देगा तब तक स्थायी रूप से युद्ध नहीं रुक सकता। यानी दोनों पक्षों के बीच स्थायी युद्ध विराम की संभावनाएं फिलहाल तो नहीं लगती, और फिलहाल मुझे लगता है कोसों दूरी है। और मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध के काले घने बादल मंडरा रहे हैं। इस युद्ध की वजह से मध्य पूर्व से होकर एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली मेगा कनेक्टिविटी परियोजनाएं खतरे में पड़ गई हैं। इसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा माना जाता है, और मध्य भारत पूर्व यूरोप गलियारा IMEC जैसी परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं, और इन पर वर्क करना होना मुश्किल सा हो गया है। माना जाता है कि चीन के CPEC की काट में नई दिल्ली द्वारा IMEC प्रोजेक्ट इसी वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में शुरू की गई परियोजना का हिस्सा है। इन दोनों गलियारों को चीन अमेरिका के व्यापारिक संघर्ष के रूप में देखा जाता है, लेकिन गाजा युद्ध की जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी इस पर व्यापक असर डाल रही है, और गाजा युद्ध हुआ ही इसलिए IMEC प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। CPEC बनाम IMEC और इजराइल फ़लस्तीन संघर्ष, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। CPEC की परिकल्पना चीन के कशहर शहर को पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने और अरब सागर तक चीन की सीधी पहुंच बनाने पर टिकी है। हालांकि यह परियोजना भौगोलिक रूप से चीन के सुदूर पश्चिम और पाकिस्तान तक ही सीमित है, लेकिन इसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। प्रोजेक्ट का अंतिम लक्ष्य खाड़ी देशों के साथ व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना है, विशेष रूप से चीन की ओर जाने वाले तेल शिपमेंट के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराना है। CPEC में कई काम, लेकिन दूसरा अभी फाइनल में ही है। 1 दशक से भी अधिक समय पहले लॉन्च किया गया CPEC भारत की नई पहल IMEC पर बढ़त बनाए हुए है। CPEC प्रोजेक्ट में सड़क और रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, खासकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के आसपास बुनियादी ढांचों का विकास हो चुका है। इसके विपरीत IMEC अभी भी वैचारिक स्तर पर है, मतलब इस पर विचार चल रहा है और बजट्स बनाए जा रहे हैं। CPEC की तरह IMEC भी महत्वाकांक्षी है। इसका मार्ग CPEC से भी काफ़ी लंबा है, लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास तो होगा ही, जिसमें खाड़ी देशों
और इजराइल शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में यहूदी देश को शामिल करने से पश्चिमी देशों से होने वाले व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि क्षेत्र में स्थायी तनाव, इजराइल फ़लस्तीन संघर्ष की वजह से इस प्रोजेक्ट को कई नुकसान होने की भी आशंका जताई गई है। अब नए संघर्ष से IMEC पर प्रभाव पड़ रहा है। कार्य योजना में समझौता ज्ञापन पर आगे बढ़ने के लिए 2 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन जो समाप्त हो चुकी है युद्ध में। लेकिन इस पर कोई प्रगति नहीं हो पाई युद्ध की वजह से। CPEC और IMEC के बीच तुलना करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि CPEC की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पर भारी कर्ज, जिसका एक बड़ा हिस्सा चीन लगभग $100 अरब के कुल खर्च का 1/3 का बकाया है। बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी तालिबान से सुरक्षा संबंधित चिंताएं, साथ ही चीन की बढ़ती आशंकाओं के कारण यह प्रोजेक्ट ठिठका पड़ा है। इस तरह IMC अभी गर्भ में ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। मतलब इसकी तो उत्पत्ति हो ही नहीं पाई। IMC के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो गाजा युद्ध की वजह से IMC प्रोजेक्ट पर गंभीर खतरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में संघर्ष एक यथार्थवादी और वास्तविक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने हाल ही में इस संघर्ष में सीधी भागीदारी से इनकार किया। इसी तरह हिजबुल्लाह ने भी एक सीमित क्षेत्र में ही युद्ध के किनारे के इलाकों में ही आक्रमण की धमकी दी है। ऐसे में गाजा संघर्ष के व्यापक होने की संभावना कम लगती है। बावजूद इसके IMEC के लिए परिस्थितियां फिलहाल अनुकूल नहीं दिख रही हैं। विश्व बैंक की एक मूल्यांकन रिपोर्ट मौजूदा समय में एनर्जी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में बड़ी बाधा का इशारा कर रही है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि मौजूदा एनर्जी मार्केट 1973 के अरब तेल प्रतिबंध, 1988 के ईरान इराक युद्ध और 1991 के कुवैत आक्रमण जैसी घटना की याद दिला रहा है, जब दुनिया ने गंभीर तेल संकट झेला था। जय हिंद, जय भारत। आसाराम, राम रहीम जैसे धर्म गुरुओं को जेल भेज दिया है। हिम्मत है तो उन लोगों को जेल भेजो जिसकी रहनुमाई कुछ दल करते हैं। ये बात कही है देवकीनंद ठाकुर ने। देवकीनंद ठाकुर ने कहा कि जितनी अंग्रेजी हुकूमत में साधु संतों को प्रताड़ित नहीं किया गया है ना, उन्हें टॉर्चर नहीं किया गया, उतना आज़ाद भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है। यह हिंदू राज राम राज की संकल्पना के विरुद्ध है। इसे रोका जाना चाहिए। इनको जमानत इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ये सनातनी धर्म के हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत की। झारखंड के मोदिनी नगर में उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र से राम राज्य की अवधारणा को सत्ता द्वारा व्यवहारिक रूप देने से सामाजिक विसंगतियां दूर हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आसाराम, राम रही, रामपाल जैसे धर्म गुरुओं को तो जेल भेज दिया गया, अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म गुरुओं को जेल भेज कर दिखाओ। देवकीनंद ठाकुर ने कहा कि जितना अंग्रेजी हुकूमत में साधु संतों को नहीं प्रताड़ित किया गया, उतना आज़ाद भारत में प्रताड़ित हुए हैं। यह हिंदू राज राम राज की संकल्पना के बिल्कुल विरुद्ध है। आपको बता दें कि ये सनातनी हैं, इसलिए इन्हें जेल में डाला गया है। उन्होंने कहा कि केरल में 14 किशोरियों के बलात्कार के आरोपी धर्म गुरु के लिए आसानी से जमानत पर रिहाई के आदेश जारी हो जाते हैं। इसे क्या समझा जाए। 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा में ध्वस्त कर ईदगाह बनाया था। मंदिर की मूर्तियां जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दी गई। इसे सनातन धर्म और समाज की भावनाएं आहत हैं। जय हिंद, जय। इजराइल हमास समझौते पर सेकंड डे बहुत बड़ा डेंजर शुरू हो गया। बात क्या है, आपको बता दें कि 7 घंटे बाद भी केवल 13 इजरायली बंधक ही रिहा हो पाए। 13 इजरायलियों के साथ 4 थाईलैंड के नागरिक को कतर और मिस्र की मध्यस्थता के जरिए एक अलग समझौते के हिस्से के रूप में छोड़ा गया है। दूसरे दिन 7 थाई नागरिकों को छोड़े जाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में 4 को ही छोड़ा गया। थाईलैंड के नागरिकों को छोड़ने के लिए हमास ने इजराइल के साथ अपने समझौते से अलग डील की है। हमास ने इजराइल के साथ जो समझौता किया है उसमें एक इजरायली नागरिक के बदले 3 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। आपको बताएं कि हमास ने युद्ध विराम समझौता के तहत ये बोला है कि हमारे अनुसार शर्तें मानी जाएंगी, और दूसरे दिन केवल और केवल 13 इजरायली और 4 थाई
लैंड के नागरिकों को रिहा किया गया, जिसके बाद ये सभी इजराइल पहुँचे। समझौते के दूसरे दिन इनको छोड़े जाने के करीब 7 घंटे है ना डिले हो गया। हमास ने इजराइल पर समझौतों की शर्तों को न मानने का भी आरोप लगाया है, जिससे देरी हुई, जिससे कुछ समय के लिए युद्ध विराम समझौते के टूटने का भी खतरा पैदा हो गया। हालांकि बाद में बंधकों को रिहा कर दिया गया। हमास ने थाईलैंड के 4 नागरिकों को एक अलग समझौते के तहत रिहा कर दिया है। अब रिहा करने के बाद हमास कह रहा है कि ये देरी कि इजराइल रिहाई के लिए कैदियों के चयन में हस्तक्षेप कर रहा था और 4 दिवसीय संघर्ष विराम के दौरान उत्तरी गाजा में नागरिकों तक सहायता नहीं पहुंचने दे रहा था। इस पर कतर और मिस्र के मध्यस्थों ने हमास की चिंताओं को दूर करने का भी आग्रह किया। हमास ने कहा कि अब उसने मिस्र और कतर के मध्यस्थों को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी जब उन्होंने इजराइल की ओर से समझौते की सभी शर्तों को बनाए रखने का वायदा किया था। ऐसे में वह शर्तों से पीछे न हटे। बंधकों के रिश्तेदार अभी भी हमास की कैद में हैं। हमास ने शनिवार देर रात बंदियों को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC को सौंप दिया। इसके बाद सभी बंधकों को लेकर गाड़ी रफा सीमा पार करते हुए मिस्र आ गई, जहाँ से इनको इजराइल लाया गया। दूसरे दिन 8 बच्चे, 4 माताओं, 1 महिला को रिहा किया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्यालय ने बंधकों की रिहाई की पुष्टि भी कर दी है और हमास के पास अभी भी 195 बंधक हैं। बहुत बड़ा डेंजर क्रिएट कर दिया है। शनिवार को रिहा किए गए अधिकांश इजरायली बंधक किबुत्ज वेरी से थे, जो 7 अक्टूबर के हमले में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। रिहा किए गए लोगों में से कई ने 7 अक्टूबर को अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था। रिहा हुए कई बंधकों के रिश्तेदारों ने अभी भी हमास ने अपनी कैद में रखा है। रिश्तेदारों को 3 साल की याहिल शोहम को उसके पिता के बिना रिहा कर दिया गया, जो अभी भी हिरासत में है। 13 साल की हिला रोटेम को उसकी मां राया के बिना रिहा कर दिया गया, जो अभी भी बंधक हैं। मुक्त कराए गए लोगों में से एक 9 साल की एमिली हैंड अपने परिवार के पास लौट आई, जिसके बारे में शुरू में कहा गया था कि उसे 7 अक्टूबर को मार दिया गया था। जय हिंद। Israel Hamas bar news updates. Today I would like to discuss this very important news. Second hostage group returns to Israel after Hamas release. It is held after the ceasefire. It may be 4-day ceasefire. So some around 50 Israeli hostages may be released in these days in smaller groups. Israel Hamas bar live. You know that the armed wing of the Palestinian militant group Hamas said on Saturday that it had decided to delay the second round of hostage releases until Israel is committed to letting aid trucks enter northern Gaza. This exchange of part of the complex deal with Hamas, which will also witness the liberation of a group of hostages from Gaza later in the day. At least northern Israeli hostages will be released on Saturday. An Israeli official familiar with list of names handed to Israeli said, "Stay with Israel." हमास की अंतिम लड़ाई क्या युद्ध विराम खत्म होने के साथ ही शुरू हो सकती है? आपकी क्या राय है? कृपया वीडियो देखने के बाद अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको बता दें कि गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान पॉसिबल है। अब आपको जानकारी होगी कि ये सैन्य अभियान अपने अंतिम चरण में चल रहा है। हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम हो चुका है और इसमें इजरायली और फ़लस्तीनी बंधकों की रिहाई का रास्ता भी खोल दिया है। इस टाइप की अस्थायी युद्ध विराम ने इसमें 3 देश शामिल हैं, ठीक है। लेकिन इससे इजरायली फ़ौज की कार्रवाई में 4 से 9 दिन तक की देरी होने की बात कही जा रही है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमास कितने बंधकों को रिहा कर रहा है, मतलब होस्टेज उसने रख रखे हैं। उसने 50 की बोला था। अगर उसने 50 और मैं बताऊं कुछ बंधक मर भी गए होंगे और वो मरे हुए बंधकों को बिल्कुल सहेज के रखेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर बदले में हमास के आतंकवादी भी तो नहीं छोड़े जा सकते। इजरायली विशेषज्ञों का अनुमान है कि जब बंधकों की अदला बदली का काम पूरा हो जाएगा तो गाजा शहर पर नियंत्रण की लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी और ये हफ्ते भर से 10 दिनों तक
चल सकती है और उससे ज़्यादा भी। लेकिन उस सूरत में क्या होगा अगर इजरायली फ़ौज अपना ध्यान गाज़ा पट्टी के दक्षिण इलाके की तरफ मोड़ ले? इस बात के संकेत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गंभीरता के साथ दे भी चुके हैं। ये तो बहुत गंभीर समस्या होने के कारण हो सकते हैं। इजरायल ने इस बात की कसम ली है कि वो हमास का जहाँ कहीं भी वजूद होगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, और सही भी है। हमास को बर्बाद ही करना चाहिए क्योंकि उसने निहत्थे इजरायली और विदेशी लोगों पर हमला करके उन्हें किडनैप किया है। इजराइल का मानना है कि याह सिनवार और मोहम्मद देफ जैसे हमास के सीनियर नेता हजारों लड़ाकों के साथ गाजा पट्टी के दक्षिण में ही कहीं हैं। शायद उनके साथ बड़ी संख्या में इजरायली बंधक भी मौजूद हो सकते हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अब ये बहुत ह्यूमन कह सकते हैं मानवीय संकट सा आ गया है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इजराइल ये फैसला करता है कि वो गाजा पट्टी के उत्तर में जो कुछ कर चुका है वह ही उसे दक्षिणी इलाके में भी करना है, तो क्या पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के मन में इजराइल के लिए जो सहानुभूति है वो कम तो नहीं होने लगेगी? गाजा पट्टी के लगभग 22 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर चला गया है। दक्षिण के इलाके में लोग अटे पड़े हैं, मतलब बहुत कम जगह में लोग जाते हैं। उनमें बहुत सारे लोग डरे सहमे बेघर हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा है ना मानवीय त्रासदी होने की आशंका है, प्रतीक्षा कर रही है। अल मवासी के रेतीली मैदानों के बीच टेंटों में ठूंसे सैकड़ों फ़लस्तीनियों का मंजर दुनिया को इस मानवीय संकट की ओर निगाहें दौड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। फ़लस्तीनी लोगों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता एजेंसी UNRWA के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा पट्टी से लगभग 17 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों ने गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में है ना पहले से ही भीड़ भाड़े वाले शिविरों में पनाह ले रखी है। शिविर का मतलब टेंट लगा दिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी वहाँ की खराब होती स्थिति के बारे में लगातार कहते रहे हैं। दसियों हजार लोगों ने स्कूलों, अस्पतालों, कुछ मामलों में अस्थायी तंबुओं में डेरा डाल रखा है। वहाँ सर्दियों की शुरुआत बारिश से हुई है। लोग अभी ही बाढ़ और जैसे हालात से रूबरू हो चुके हैं। उनकी तकलीफ़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। कई हफ्तों से इजरायली अधिकारी एक समाधान का जिक्र कर रहे हैं। वे अल मवासी की बात करते हैं जो कथित तौर पर सुरक्षित इलाका माना जाता है। नक्शे पर एक सकरीसी पट्टी जैसा इलाका है जहाँ मुख्य रूप से खेती होती है। भूमध्य सागर के किनारे मौजूद अल मवासी से मिस्र की सीमा भी करीब है। पिछले हफ्ते खान यूनिस के बाद से एक शहर में आसपास आसमान से पर्चियाँ गिराई गईं जिसमें लोगों को हवाई हमलों के बारे में आगाह किया गया था। इन पर्चियों पर लिखे संदेश में लोगों को पश्चिम की ओर समंदर के पास जाने का निर्देश दिया गया था। अल मवासी का इलाका बताते हैं आपको क्या है। इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाय आद्राई ने अरबी मीडिया के लिए गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी किया। इस संदेश में उन्होंने गाजा के लोगों से कहा अल मवासी उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए उचित माहौल मुहैया कराएगा। लेकिन सवाल तो फिर भी उठता है ना कि ये सोचना कितना वास्तविक है कि 20 लाख से अधिक लोग उस छोटे से इलाके में कैसे पना लेंगे जहाँ है ना और जबकि वहीं पास में जंग छिड़ी हो, और ये भी अल मवासी में उनकी शरण लेने के लिए स्थितियाँ कितनी है ना अनुकूल हैं, फेवरेबल हैं। ऊपर के नक्शे में देखा जा सकता है कि अल मवासी में खेती की ज़मीन के टुकड़े हैं, ग्रीन हाउस घर हैं और ध्वस्त हो चुकी इमारतें हैं। इजराइल का कहना है कि अल मवासी 2.5 किलोमीटर चौड़ा और 4 किलोमीटर से कुछ अधिक लंबा है, लेकिन इसका सही आकलन करना मुश्किल है। इजरायली मिलिट्री की एक शाखा COGAT कोऑर्डिनेटर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इन द टेरिटोरीज ऑफ है ना फ़लस्तीन, हाँ, और इसमें फ़लस्तीन मामलों के पूर्व सलाहकार डॉक्टर माइकल मिलस्टीन अल मवासी को एक खूबसूरत, अच्छी लेकिन छोटी जगह बताते हैं। लेकिन सहायता एजेंसियां अल मवासी के बारे में बताते वक्त इतनी उदारता नहीं बरतती। शरणार्थी कैंपों में क्या होने वाला है? UNRWA में संचार निदेशक जूलियट टामा कहती हैं कि ये ज़मीन का टुकड़ा भर है या कुछ नहीं है। कुछ है तो वो है रेत के टीले और खजूर के पेड़। लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव वाली इस छोटी सी जगह में हजारों लाखों बेघर लोगों को बसाने की कोशिश का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र के सामने पहाड़ सी चुनौती खड़ा हो जाना। यहाँ पर अस्पताल नहीं है और यहाँ लोगों के रहने के लिए उन्हें इमरजेंसी शेल्टर
शायद टेंट लगाने पड़ेंगे। नैतिक तौर पर ये बहुत ही बड़ी है ना चुनौती होगी। गजा में रहने वाली अधिकांश आबादी ऐतिहासिक तौर पर शरणार्थी रही है और 1948 में इसराइल के बाहर निकाले जाने के बाद लोग लंबे वक्त तक टेंट में ही रहे हैं। गजा पट्टी में पहले ही 8 शरणार्थी कैंप हैं जिनका दायरा गुजरते दशकों में बढ़ता ही रहा है और जो अब कैंप से बढ़कर बेहद भीड़ भाड़ वाले शहरों की शक्ल ले चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र नहीं चाहेगा कि यहाँ एक और शरणार्थी कैंप बनाने का जिम्मेदारी वो उठाए। इसराइल के साथ चर्चा की जा रही इस मैटर पर। इजरायली अधिकारी कहते हैं कि राहत कार्य में लगी एजेंसियों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ये सुनिश्चित करें कि मानवीय मदद रफा क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर दूर अल मसाबी तक पहुंच सके। हालांकि अब तक उन्हें ये नहीं बताया कि वास्तव में ये कैसे होगा। कहा जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारी अतिरिक्त सुरक्षित रास्ते के लिए इजराइल के साथ चर्चा कर रहे हैं। इनमें गाजा पट्टी है ना पर दक्षिण छोर पर स्थित दहानियाँ शामिल है। इजरायली बंधकों को छोड़ने को लेकर इजराइल और हमास के बीच शुक्रवार को लागू हुए समझौते के तहत इजराइल रोज राहत सामग्री से भरे 2 ट्रकों को गाजा में है ना सुरक्षित आने देगा और बीते कुछ सप्ताह में गजा में पहुंचने वाली राहत सामग्री की तुलना में ये कहीं अधिक होनी चाहिए। लेकिन 16 नवंबर को फ़लस्तीनी लोगों को मानवीय मदद दे रही संयुक्त राष्ट्र की 18 एजेंसियों और राहत कार्य में जुटी दूसरी एजेंसियों ने इजराइल की योजना को सिरे से खारिज कर दिया था। एक तरफा प्रस्ताव रखा गया, वो क्या है? उन्होंने कहा कि गाजा के भीतर एक सुरक्षित जोन बनाने की योजना में हम हिस्सा नहीं लेंगे, खासकर तब जब हम सभी पक्षों की सहमति के बिना ऐसा हो रहा हो। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में संबंधित पक्ष इजराइल, हमास और वेस्ट बैंक में मौजूद फ़लस्तीनी प्रशासन। अल मवासी का नाम लिए बगैर 16 नवंबर के इस बयान में ये चेतावनी भी दी गई कि इजराइल का एक तरफा प्रस्ताव कई जिंदगियों को जोखिम में डाल सकता है। बयान में हस्ताक्षर करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अढ़नोम गिब्रियोसस ने इजराइल की इस योजना को तबाही का नुस्खा बताया। उन्होंने कहा, बिना मूलभूत ढांचे और सुविधाओं वाली किसी छोटी सी जगह में क्षमता से अधिक लोगों के रहने की कोशिश से उन लोगों के स्वास्थ्य पर जोखिम बढ़ जाएगा जो पहले से ही मुश्किल स्थिति में हैं। हमास के लड़ाके के बारे में जानकारी देते हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि बीते दिनों में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमास जिम्मेदार है और ऐसा लगता है कि वो आने वाले खतरों से अनजान है। उनका कहना है कि अल मवासी वो इलाका है जिस पर उनकी सेना ने हमला नहीं करेगी, है ना, उस पर नहीं करेगी। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हैच कहते हैं ये मुश्किल हो सकता है लेकिन वो लोग जीवित रहेंगे। इजराइल के लिए ये सैन्य ज़रूरत बन गया है। उनका कहना है कि जिस तरह गजा शहर के नीचे हमास का नेटवर्क है, ठीक वैसे खान यूनिस और रफा में भी हमास के लड़ाके फैले हुए हैं और वहाँ उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इजराइल का कहना है कि वो हमले से पहले आम लोगों को इलाके से बाहर निकालना चाहता है। उसकी दलील है कि ये हमास को हराने का मानवीय तरीका हो सकता है। इजराइल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल याकूब अमिद्रोह कहते हैं कि इजराइल के लोगों को ये पसंद नहीं है कि गाजा के लोग सर्दियों में या बारिश में अल मवासी में रहें, लेकिन फिर विकल्प क्या है बताइए? अगर किसी के पास इसके अलावा हमास को ख़त्म करने का कोई और तरीका है तो मेरी गुजारिश है कि वो हमें बताए। पश्चिमी मुल्कों का धैर्य प्रश्न, लेकिन आने वाले वक्त में पता नहीं कितने महीनों तक भीषण सर्दी के दिनों में और बेहद छोटी सी जगह क्षमता से कहीं अधिक लोगों के रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हलकों में चिंता और चर्चा होगी। इसके साथ ही ये भी चर्चा होगी कि इजराइल ने गजा में अपने सैन्य अभियान को किस तरह अंजाम दिया है। पश्चिमी मुल्क से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर मुझसे कहा कि इस इलाके में एक नया ज़मीनी अभियान शुरू करने का मतलब है कि कई लोग बड़ी संख्या में हताहत होंगे, बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाएंगे। इजराइल को लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहानुभूति रही है ना, इससे उसके ख़त्म होने का खतरा 100% बढ़ जाएगा। सवाल ये है कि इसे लेकर पश्चिमी मुल्कों का धैर्य कब तक बना रहेगा। नेतन्याहू सरकार को ये पता है कि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद उसे पश्चिमी मुल्कों के अपने सहयोगियों से लगातार सहानुभूति मिलती रही है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। लेकिन इजरायली अधिकारी ये भी जानते हैं कि उनके सहयोगियों की ये सहानुभूति असीमित नहीं है। वो जानते हैं कि युद्ध विराम ख़त्म होने के बाद इजराइल जब एक बार फिर अपना सैन्य अभियान
शुरू करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को लेकर आवाज़ें पहले से और तेज़ हो सकती हैं। 2021 से लेकर 2023 तक इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल का नेतृत्व कर चुकी डॉक्टर याल हुलाता कहती हैं, मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव इजरायल के अभियान में रुकावट नहीं बनेगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार इस दबाव के सामने अपने हथियार नहीं डालेगी। इजरायल के नागरिक अपनी सरकार यही उम्मीद करते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, इजरायल सरकार अपने अभियान के अगले चरण को लेकर विचार कर रही है, लेकिन आम लोगों के भविष्य के लिए है ना कोई सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में साफ है कि गजा के लोगों की मुसीबतें जल्द ख़त्म नहीं होने वाली हैं। हो सकता है कि उनकी स्थिति पहले के मुकाबले और बिगड़ जाए। जय हिंद।